मसालों को हर समय फ्रेश। तो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर हम बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले बीजेपी मुख्यालय में थे और वहां उन्होंने बीजेपी की आज की बड़ी जीत के बाद कार्यकर्ताओं को वहां पर संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये दृश्य देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खास जो है बंगाली स्टाइल में धोती कुर्ता पहनकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और बीजेपी में जश्न का माहौल है। नितिन नवीन जो बीजेपी के लकी मास्केट हैं वो खड़े हुए हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पहला चुनाव, बड़ा चुनाव जीता। कुल मिलाकर देखें तो बंगाल का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि बीजेपी ने इसके साथ साथ पुडुचेरी में भी जीत हासिल की है और असम में तो हैट्रिक बनाई है, लेकिन बंगाल की जीत अपने आप में बहुत बड़ी है। दृश्य देखिए किस तरह उनको माला पहनाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी माला वो नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनको पहना दी। हाँ बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें हमेशा के लिए लॉक हो गई हैं एक तरीके से, क्योंकि पहला चुनाव ऐसा था जिसमें कि नितिन नवीन के नेतृत्व में एक तरीके से कहें उनकी अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ा गया था और ये चुनाव जीत दर्ज कराना इस चुनाव में और खासकर 3 राज्यों में और एक में एनडीए की सरकार, तो ये बहुत अहम बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर अशोक, प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो ये भी कह दिया। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी बात की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को नारी वंदन अधिनियम उसके खिलाफ में जाना अब ये उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ेगा। तो संकेत उन्होंने दे दिए हैं कि अब उत्तर प्रदेश की भी बारी है और वहां पर भी नारी शक्ति का जो एक प्रकोप है वो झेलना पड़ सकता है अब समाजवादी पार्टी को। देखिए बार बार मैं यही कह रहा हूं कि आज की रात ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी नींद नहीं आएगी। करवटें रात भर बदलेंगे क्योंकि बंगाल का जो संदेश है वो यूपी तक पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी वो उसको बड़ा झटका लगा है। देखिए, और सिर्फ सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं, आप देखिए पूरा सिरे से बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश 27 और ये फिर सीधा रास्ता पहुंचता है 2029 के लोकसभा चुनाव तक। तो आज की जीत की जो घोष है उसका जो उसकी जो इको है, उसकी जो प्रतिध्वनि है वो लोकसभा चुनाव तक सुनाई देगी। और ये जो तस्वीरें है ना रीमा, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। नितिन नवीन अब देखें तो उनसे बहुत सीनियर लीडर्स बीजेपी में हैं, बहुत सीनियर लीडर्स हैं। जब उनका नाम अध्यक्ष के लिए आया सब लोग बड़े हैरान थे। बहुत से लोग जो अंदर खाने बात करते थे कि नितिन नवीन जूनियर हैं, कैसे वो इतने सीनियर नेताओं को हैंडल करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी मुख्यालय गए थे तो उन्होंने कहा था कि नितिन नवीन आज से मेरे भी बॉस हैं। उन्होंने बीजेपी के तमाम सीनियर्स को ये संदेश दिया था कि अब वो पार्टी अध्यक्ष हैं तो पार्टी अध्यक्ष की तरह उनका सम्मान हो, पार्टी अध्यक्ष की तरह उनके फैसलों को लिया जाए। और आज उन्होंने अपनी माला जो है वो नितिन नवीन के गले में पहनाकर एक बार दोबारा संदेश दिया है कि बीजेपी वो पार्टी है जहां अध्यक्ष भले ही वो किसी परिवार से ना है, भले ही वो बड़ा जूनियर है, लेकिन बीजेपी में अध्यक्ष जो है वो सबसे बड़ा होता है और कार्यकर्ता उससे भी ऊपर होते हैं, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को साफ साफ जो इस जीत का श्रेय दिया है। और उन्होंने अपनी भी तो बात यही कही ना कि मैं भी सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं और मुझे भी जब प्रधानमंत्री पद की जिम्मेवारी एक तरीके से उस पोस्ट के लिए खड़ा करने की जिम्मेवारी दी गई थी एक कार्यकर्ता के तौर पर, तो मैंने यही कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है और तब से लेकर अब तक इस तरह से गंगा जी बिहार से आगे गंगा सागर तक जाती हैं और आज कमल जो है वो गंगोत्री से गंगा सागर तक हो गया है। हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से राजेश राज जुड़ रहे हैं। राजेश, प्रधानमंत्री ने कई तरीके के संकेत दे दिए और एक तरीके से जो गमोछा मतलब गमछा बिहार में वहां से शुरू हुआ और आज असम के गमोछा तक ये जो लहराने का ये चलन है, अब ऐसा लग रहा है ये भी ट्रेंड बन गया है। गमोछा की रिमार्क प्रधानमंत्री मोदी आज धोती कुर्ता पारंपरिक माना जाता है। टैगोर से लेकर राजेश आपका नेटवर्क में कुछ समस्या आ रही है। आप किसी ऐसी जगह आइए जहां पर आपका नेटवर्क थोड़ा ठीक हो। शैलेंद्र मिश्रा के पास चलते हैं। राजेश, अपना जल्दी से नेटवर्क ठीक कर लीजिए। शैलेंद्र के पास चलते हैं, वो भी बीजेपी मुख्यालय खड़े हैं। तो शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कैसे कमल खिला है, कैसे भगवामय हो गया है, इसको लेकर के उन्होंने बात की। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का आज जोश, उनका जज्बा देखते ही बनता है। निश्चित तौर पर जब हम जानते हैं कि उत्तराखंड हो,
उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और अब बंगाल हो, जिस बंगाल को जीतने का सपना बीजेपी और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने देखा था और आज वो सपना इतने इंतजार के बाद पूरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आज उत्साह भी देखने को मिलता था। और जिस बात का जिक्र रीमा कर रही थी कि गमछा जो हमने बिहार में देखा था और झालमुड़ी के चर्चे यहाँ पर बहुत थे, खासतौर पर हमने देखा कि झालमुड़ी खिलाई भी जा रही थी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में, तमाम कार्यकर्ताओं से चाव से खा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है बीजेपी के लिए और बीजेपी के उन हजारों कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है। तो इस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस जीत को उन हजारों कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। तो बहुत बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि गंगा का उद्गम जहां से होता है और गंगोत्री गंगा सागर तक, वहां अब हर जगह बीजेपी की सरकार है। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है जिसका बीजेपी ने सपना देखा था। और दूसरी बात अशोक, जिस बीजेपी को यह कहा जाता था कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, वो ठप्पा बीजेपी ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। जब गुजरात में हर चुनाव दर चुनाव सरकार बीजेपी की बनती हुई दिखाई देती थी, तमाम अन्य राज्यों में भी, कर्नाटक में बीजेपी, दक्षिण के द्वार में बीजेपी ने सरकार बनाया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना दरअसल ये ऐसा ऐतिहासिक घटना है जिसने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से या उससे पहले जनसंघ से जो सपना देखा गया था, उस सपने को आज बंगाल की जनता ने पूरा किया। तो इसलिए भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में आज खास उत्साह था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बातों को रेखांकित किया। बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो एक बात कही, लग ये रहा था, अभी तक देखिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया कि बदले की नहीं बल्कि बदलाव की बात अब होनी चाहिए। ये एक बड़ा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से अब आ गया है। उन्होंने कहा कि हिंसा जो होती थी उससे उसके अंतहीन चक्र को अब सबको खत्म कर देना चाहिए। रीमा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि बंगाल का ये चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि किसी भी चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष की मौत नहीं हुई है और अब ये नहीं देखा जाएगा कि किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया। यानी बंगाल के भविष्य के लिए, बेहतर बंगाल के लिए काम किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और साथ ही साथ हम जानते हैं कि इस बार किस तरह से बंगाल में चुनाव सुनिश्चित हुए हैं और उस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया कि बंगाल जो जाना जाता था चुनावी हिंसा के लिए, बंगाल जो जाना जाता था कि मतदान के बाद, नतीजा आने के बाद वहां पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, खासतौर पर हमने देखा बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता था। चुनाव जब बीजेपी नहीं जीतती थी और टीएमसी की तरफ पर आरोप लगते थे, टीएमसी के गुंडों पर आरोप लगते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने शानदार विजय हासिल की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय से यह स्पष्ट संदेश है कि यह नहीं देखा जाएगा कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया। बंगाल को बेहतर बनाने के लिए काम करना है और ये चुनाव इसलिए भी याद किया जाएगा कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष की मौत नहीं हुई है। ये एक बड़े नेता जब एक स्टेट्समैन बनते हैं तब उस वक्त इस तरह की बातें हम सुनते हैं कि वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया। जबकि अब तक पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, जिसने वोट नहीं दिया उसके घर पे बम मारो, उसकी हत्या करो, उसके घर की महिलाओं का बलात्कार करो। कहां एक तरफ ये संस्कृति जो टीएमसी और लेफ्ट के लोग जो हैं जिसको कैरी कर रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने वोट दिया, किसने नहीं वोट दिया, बल्कि अब भविष्य की बात हो, भय नहीं भविष्य की बात हो। लेकिन शैलेंद्र, एक बात जरूर जानना चाहेंगे, अभी थोड़ा जल्दबाजी भी होगी, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में आप इतनी देर से बने हुए हैं, कुछ सुगबुगाहट है कि सीएम के लिए किसके नाम चल रहा है? हालांकि मैं पूछ रहा हूं, सारे पत्रकारों के बीजेपी को लेकर के तमाम जो आकलन होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, पर इस बार बिहार का आकलन सबका सही बैठा, इसीलिए पूछने की हिम्मत कर रहा हूं। कुछ चर्चा हो रही है कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए अशोक, चर्चा पत्रकारों के बीच जरूर हो रही है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली में जो कार्यकर्ता आए हैं उनमें भी उत्सुकता है, लेकिन बीजेपी नेताओं के बीच अभी चर्चा नहीं है। सब जीत के जश्न में है। और दूसरी बात आप जानिए कि सब जानते हैं कि बंगाल की जो जीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की और गृह मंत्री अमित शाह ने जो वहां पर रणनीति बिछाई उसकी जीत है।
ये बात सही है कि शुभेंदु अधिकारी को जिस तरह से वहां पर आगे किया गया, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने हराया था ममता बनर्जी को, पिछले चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और इस बार भवानीपुर में भी आप देखिए तो बिल्कुल कभी ममता बनर्जी आगे होती है, कभी शुभेंदु अधिकारी की बात चल रही है। तो 16वें राउंड के बाद, शैलेंद्र, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, 16वें राउंड के बाद अब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। पहले पीछे चल रहे थे, अब लेकिन ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही है। तो वहां से भी लगता है कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अब से कुछ ही पलों बाद आ सकती है, क्योंकि भवानीपुर सीट में अब 16वां राउंड, और 16वें राउंड में शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए हैं ममता बनर्जी से एक बार फिर से। समीर चौगाकर भी हमारे साथ जुड़ गए। एक स्वाभाविक जो नाम, हाँ, बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए। उभर कर सामने आते हैं शुभेंदु अधिकारी का, वो बहुत चर्चा है, चूंकि जिस तरह से जब उन्होंने बीजेपी को वहां पर लीड किया है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा जब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक तरह से वहां के विधायकों के राय के बाद एक अंतिम फैसला लेगा। लेकिन चर्चा में जो सबसे पहला नाम है वो शुभेंदु अधिकारी का। शर्तें दी गई थी। देखिए रीमा, सबसे बड़ी बात यह है, और एक बात कही थी अमित शाह गृह मंत्री ने कि बंगाल का ही बेटा होगा, बंगाली जानने वाला होगा, कि बंगाल का ही बेटा होगा। शैलेंद्र, बंगाल के बेटे बीजेपी में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। बंगाल में बीजेपी के लोकल लीडरशिप जो है वो भले ही अब तक सत्ता से बाहर थे, लेकिन उनकी स्ट्रांग लोकल लीडरशिप रही है। बल्कि अभी तो लोग विक्टर बनर्जी को याद कर रहे हैं कि विक्टर बनर्जी जैसे नेता 80 के दशक से बीजेपी का झंडा उठाकर फिल्म स्टार थे, लेकिन तब झंडा उठाया था जब बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था। तो उनको भी लोग कह रहे हैं उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना चाहिए। बेटे तो भाई है, कई है, लेकिन एक बड़ी बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से फ्रंट पे रहकर 10 साल तक ममता बनर्जी का डटकर मुकाबला किया है, यह बात उनके पक्ष में जाती है। और अगर आज भवानीपुर में भी वो जीत जाते हैं, अगर दोनों सीटों पे जीत जाते हैं, भवानीपुर में दूसरी बार लगातार ममता बनर्जी को हराते हैं, तो उनका दावा बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन इसी बात पर मैं समीर चौगाकर जी आपके पास आ रहा हूं। एक बात जो चर्चा चल रही है, अब टीएमसी के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, टीएमसी की सांसद जो है वो ये कह रही हैं कि भाई जो काउंटिंग है बड़ी स्लो कराई जा रही है, और उनको अब ये लग रहा है कि स्लो काउंटिंग हो रही है, तो अब इससे उनको परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए अशोक जी, इस बात का तो कोई जवाब नहीं। अगर काउंटिंग फास्ट कराते तो कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग को बहुत जल्दी काउंटिंग करा के वो हेराफेरी करना चाहते हैं। और अगर चुनाव आयोग बहुत इत्मीनान से उनको भरोसे में लेके कर रहा है कि हर राउंड को आपके हिसाब से करेंगे, आप चेक कर लीजिए, फिर हम अगले राउंड के अंदर बढ़ेंगे, भले कितना भी समय लगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। दोनों पक्षों को जो चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, निर्दलीय हो, सबको बता कि देखिए आप राउंड में वोट मिले हैं, पहले राउंड में जब वो सहमति देते हैं तब दूसरे राउंड में चुनाव जा रहा है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि भाई धीमी मतगणना करवाई जा रही है। मुझे लगता है कि जो चुनाव का परिणाम आ रहा है उसे आपको स्वीकार करना चाहिए, जनता का मैंडेट है, उसके आपको गरिमापूर्ण स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज कहा है, ये बदला का नहीं, बदलाव का समय है। बदला नहीं लेना है, हमें बदलाव लाना है। मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों से प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपील है, और उन्होंने टीएमसी के को भी संदेश दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है कि जीत में आपको वोट नहीं देना है। हम जीत गए, लेकिन हमें टीएमसी की संस्कृति अपनी पार्टी में नहीं लाना है, हमें मारपीट नहीं करनी है, हमें हिंसा नहीं करना, हमें किसी को पराया नहीं समझना है। हम सब बंगाल के लोग हैं, सब मिलकर अच्छा, आपकी ऑडियो में भी कुछ दिक्कत आ रही है समीर जी, भारत की ओर लेकर जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक बार देखिए जरा, सौरभ दास को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए, शायद उनके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है, एक बार जरा जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शैलेंद्र? मैं रीमा ये कहना चाह रहा था कि आप भी बहुत दिनों तक बंगाल में रहे, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे के अलावा उन पर जो जनता का भरोसा था, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या था जो बीजेपी इतनी बड़ी जीत पहली बार सत्ता में आने जा रही पश्चिम बंगाल में? मुझे जो लगा वो ये लगा कि जो महिलाएं थीं उन्होंने इस बार किसी लालच में नहीं पड़ के, मतलब जो उनको कई तरीके के प्रलोभन ममता बनर्जी ने देने की कोशिश की, खासकर गांव की महिलाओं को, लेकिन उन्होंने उन सबको धताते बताते हुए अपनी सुरक्षा, और महिलाओं से जब बात हुई ना तो वो बार बार यही कह रही थी कि भाई 8 बजे के बाद जब हमें दिक्कत नहीं है, हम अपनी बेटी को घर से बाहर भेज सकते हैं, हम खुद जाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री हमें क्यों कहती हैं
कि 8 बजे के बाद घर से मत निकलो। ये जो सुरक्षा का भाव था ना, असुरक्षा का, ये अंदर तक जमा हुआ था हर वहां पर लड़की के मन में, हर युवती के मन में, और खासकर जो युवा लड़के थे उनका कहना था कि भाई ना यहाँ पर फैक्ट्रियां आने देती हैं, ना यहाँ पर ममता बनर्जी कोई विकास का नारा दे रही हैं, तो हमें तो बाहर ही जाना पड़ता है अपने घर से दूर नौकरी करने के लिए, कोई रोजगार के अवसर यहाँ पर नहीं होते, जबकि हमारे पड़ोस के राज्य कितने आगे बढ़ चुके हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये जो युवाओं के अंदर और खासकर महिलाओं के अंदर भावना थी, मुझे तभी लगा था कि ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर होने वाला है। बहुत अहम बात आपने कही है, और कुछ आप और पूछना चाहती हैं? नहीं, हाँ, मैं समीर जी, ये जो प्रधानमंत्री, रीमा आप समीर जी के पास जाओ, मैं आपको एक बड़ी खबर बताऊं। अभी ममता बनर्जी ने जो है, हाँ, ममता बनर्जी ने अब से कुछ देर पहले जो है वो भवानीपुर के पोलिंग काउंटर पर 4 घंटे तक रही, और उसके बाद जब वो बाहर आई तो उन्होंने आरोप लगाया मुझे अंदर धक्का दिया गया, मुझे पीटा गया, भाजपा की ये जीत नहीं बल्कि लूट है। पीटा गया? हाँ, ये उन्होंने आरोप लगाया। मतलब जाहिर सी बात है, आज जो है वो जिस तरह से बंगाल की जनता ने उनको पीट दिया है, जिस बंगाल की जनता ने उनको डेमोक्रेटिक तरीके से जिस तरह से पीट दिया है, उसकी मुझे लग रहा है अब टीएमसी की तरफ से इस तरह के आरोप आने बड़े स्वाभाविक हैं। हमने सुबह ही ये कल्पना कर ली थी कि आएंगे कि ज्ञानेश कुमार को धमकियां देंगे, और उनको ये गालियां बिल्कुल देंगे। और उन्होंने ये ट्वीट भी, मतलब एक्स पर पोस्ट भी कर दिया है कि वी विल बाउंस बैक। बिल्कुल। अब बाउंस बैक कैसे करेंगी ये नहीं समझ में आ रहा है। ये जो ममता बनर्जी का जो रिएक्शन है, मेरे ख्याल से पीसीआर जरा ये रिएक्शन आप चलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गंभीर आरोप वो लगा रही हैं, वी विल बाउंस बैक, और बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। हालांकि इस चुनाव में उनके एग्रेशन की बात हो रही थी कि बड़ी डोसाइल सी लग रही है, लेकिन अब तो एग्रेशन आ गया अचानक। ये एग्रेशन कई बार दिखाया जाता है, ये दरअसल उनका फ्रस्ट्रेशन है। तो उन्होंने, टीएमसी ने सोचा नहीं था कि बंगाल की जनता उनका ये हश्र करेगी, ये फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बंगाल की जनता ने इतना बड़ा बाउंस दिया है ममता बनर्जी को, वापस बैक करना बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं बाउंस बैक करूंगी, वो बहुत छोटे मार्जिन पे होता है, इतना बड़ा बाउंस के बाद तो वापसी करना बहुत मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी को ये इतना प्रचंड बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी इसको समझती है। वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करेगी, तो मुझे लगता है अगले 15 साल के लिए ममता बनर्जी के लिए कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार किसी राज्य में आती है तो बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है। और बंगाल में इतने संघर्ष के बाद जब भारतीय जनता पार्टी लौटी है, तो भारतीय जनता पार्टी से कोई मौका उपलब्ध नहीं कराएगी। समीर जी, बंगाल का ये इतिहास भी रहा है, बंगाल में जो पार्टी सत्ता में जाती है वो लंबे समय तक शासन करती है, लंबे समय तक। तो इसका मतलब अगर बीजेपी वहां जिस तरह से बाकी राज्यों में, असम हमारे सामने उदाहरण है, असम में कांग्रेस जो है लगातार शासन करती थी, बीजेपी एक बार सत्ता में आई तो अब वापसी करने का नाम नहीं ले रही है, तो बंगाल में भी वही मॉडल होगा, ये तो ठीक है। लेकिन साथ साथ एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रही है, सुन लेते हैं वो। बहुत फ्रस्ट्रेशन में दिख रही है। नहीं, फ्रस्ट्रेशन में। और देखिए, ये सागरिका घोष ने एक अभी एक्स पर पोस्ट किया है, मतलब पढ़ के बड़ा हास्यास्पद लग रहा है जो उनकी भाषा है। ये तृणमूल कांग्रेस के लोग अगर अब ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि हार और जीत तो चलती रहती है डेमोक्रेसी में, लेकिन नो प्लेस फॉर फिजिकल वायलेंस, देयर शुड बी नो प्लेस फॉर फिजिकल वायलेंस। ये हंसी आती मतलब है। ये हंसी आ रही है। बिल्कुल, जो पार्टी अब तक सबसे ज्यादा फिजिकल वायलेंस में ही विश्वास करती थी, और नहीं, जिस पार्टी के नेताओं ने आज लोगों को धमकियां दी थी कि 12 बजे के बाद देख लेंगे, 4 बजे के बाद देख लेंगे, 4 तारीख को देख लेंगे, 5 तारीख को देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जहांगीर खान औरतों को पीट रहा था। हाँ, जो लोग ये धमकियां देते थे आज वो कर रहे हैं। लेकिन समीर चौगाकर, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। अब ममता बनर्जी तो फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रही हैं, बड़ा सवाल यह है उनके पास अब विकल्प क्या है, क्योंकि उन्होंने बीच चुनाव में यह भी कहा था कि वो दिल्ली में बीजेपी की बर्बादी चाहती हैं। तो अब उनके पास विकल्प क्या है? बंगाल में उनका जो है उनकी जो दुकान है वो जनता ने बंद कर दी, लेकिन दिल्ली में उनके सांसद हैं, कई सारे सांसद हैं। क्या वो इंडी गठबंधन में, अब क्या इंडी गठबंधन में पूरी तरह से लगेंगी कि कैसे बीजेपी को हराया जाए, राहुल को सपोर्ट करेंगी, या उनके पास अब विकल्प क्या बचा है?
अशोक जी, ममता बनर्जी के पास अब बहुत कम विकल्प है और मुझे लगता है कि वो पूरी ताकत अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोशिश करेंगी, विपक्ष का नेता बनेंगी, बंगाल में रहेंगी। और सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने अपने राज्यसभा सांसदों को बचाने की, अपने लोकसभा के सांसदों को बचाने की और अपने विधायकों को बचाने की होगी। और ममता बनर्जी को सबसे बड़ा डर यही कि सत्ता से बाहर होने के बाद जो सत्ता के लिए ममता बनर्जी से जुड़े थे वो तत्काल ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे और ऐसी पार्टी जिसका कोई विचारधारा नहीं हो, जिसका कोई कैडर नहीं हो, जो सिर्फ हिंसा के दम पर सत्ता में आती हो, एक व्यक्ति के खत्म होने से पूरी पार्टी खत्म होती है। ममता बनर्जी चुनाव आ रही है, पूरी पार्टी का मनोबल टूटेगा, सांसदों का टूटेगा और मुझे लग रहा है पार्टी में बड़े टूट होगी एक साल के भीतर। टूटेगी, ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन जरा सौरभ दत्ता हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़ रहे हैं, शायद कुछ ब्रेकिंग न्यूज है उनके पास, जरा उनके पास चलते हैं। सौरभ, क्या खबर है? पटाखे बज रहे हैं, पटाखे बज रहे हैं सौरभ के पीछे। सौरभ, आवाज आ रही है? क्या खबर है सौरभ? जी देखिए, अभी सिर्फ जीत की घोषणा होना बाकी है। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी जीत चुकी है, ऐसा ही खबर आ रहा है। लास्ट राउंड पे 563 वोट से वो आगे है, लेकिन अभी भी एक राउंड बाकी है। जो खबर भीतर से आ रहा है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी ऑलमोस्ट जीत चुकी है, वो सिर्फ घोषणा होना बाकी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आतिशबाजी फोड़ी जा रही है। जो यहाँ की जो शुभेंदु अधिकारी की जो सपोर्टर्स है सब यहाँ खड़े हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और पूरे सेलिब्रेशन मूड पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितने भी समर्थक है, जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, जो सपोर्टर्स है, सभी यहाँ पर आ चुके हैं। और कुछ देर पहले यहाँ से आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, छोड़कर ममता बनर्जी। सौरभ, आप बड़ी खबर दे रहे हैं इस मायने में कि ममता बनर्जी का बूथ से आरोप लगाकर भाग जाना और शुभेंदु अधिकारी का एक आखिरी राउंड से पहले 563 वोटों से आगे बढ़ना, इसका मतलब ममता बनर्जी को भी यह एहसास, आभास हो गया है कि वो हार रही हैं, इसलिए वो मैदान छोड़कर आरोप लगाकर भागी हैं। तो ये साफ तौर पर है कि ममता बनर्जी का अब जो है पब्लिक ने उनका बोरिया बिस्तर बंगाल से बांध दिया है। नंदीग्राम से पिछली बार हारी और इस बार अगर हार रही है तो ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। सौरभ, देखिए, वाकई बड़ा झटका है, क्योंकि ये सिर्फ एक महज जीत नहीं, शुभेंदु अधिकारी वो कैंडिडेट साबित हुए जो दो बार ममता बनर्जी को हराया। पहले नंदीग्राम में और फिर ममता बनर्जी की गढ़ माने जाने वाली भवानीपुर में। भवानीपुर में शुरू से जो कैंडिडेट, जब से शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषणा हुआ तब से जाकर टीएमसी का दावा था कि भवानीपुर में घर की लड़की ही जीतेगी, लेकिन भवानीपुर वालों ने टीएमसी को सिर्फ गलत नहीं साबित किया, साथ ही साथ एक इतिहास रचाया कि ममता बनर्जी को दूसरी बार शुभेंदु अधिकारी ने हराया। तो ये काफी एक बड़ी बात है और इसी के चलते यहाँ पे बिगेस्ट विन भी आप कह सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। सौरभ, अभी जब ममता बनर्जी वहां आई थी, क्या आरोप लगाकर गई हैं वो वहां पर? क्योंकि बांग्ला में था तो हम लोग ट्रांसलेट अभी नहीं कर पाए। आप बताइए क्या बोल कर गई हैं वो? उन्होंने कहा मेरी पिटाई हुई है। देखिए, हाँ जरूर, वो जब यहाँ से निकली तो कही कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मेरे एजेंट को बैठने नहीं दिया, ये सारे उन्होंने आरोप लगाया। और साथ ही साथ वो कहा कि हमें हमारी जो एजेंट्स जो थे, मैंने आरोप के पास कंप्लेन किया था कि आरोप उनके एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनकी बात नहीं सुना जा रहा था। तो आखिर में जब वो यहाँ से निकली तब तक ये तय हो चुका था, ये रुझान सामने आ चुका था। वो आरोप किस पर लगा रही है? किसने उनको पीटा? वो किसको लेकर कह रही है हमें? बीजेपी के ऊपर मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको पीटा? के ऊपर बीजेपी। मैं एक बड़ी खबर और सुना दूं, बीजेपी के कार्यकर्ता ने, मैं एक बड़ी खबर और सुना दूं। गार्गा चटर्जी पश्चिम बंगाल के एक जो है अपने आप को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और साथ साथ वो अपने आप को वहाँ के भद्र लोक के जो है अपने आप को वो कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं और अक्सर जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वो गरियाते हुए दिखते हैं। और जब पोलिंग हो गई तो गार्गा चटर्जी को पब्लिक ने दौड़ाया था, उनको चोर चोर कहकर। और अभी खबर जो है मैं देख रहा हूं कि गार्गा चटर्जी सोशल मीडिया पर अपना एक्स अकाउंट डिलीट करके भाग गए हैं। उन्होंने अपना एक्स अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। तो ममता बनर्जी एक तरफ जो है
छोड़कर भाग रही हैं, पोलिंग जो स्टेशन था वो छोड़कर भाग रही हैं। उनके समर्थक जो हैं, जो वोकल समर्थक थे, वो अपने ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट पोस्ट कर जो है डिलीट करके भाग रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि उनको समझ आ गया है कि बंगाल की जनता का जो फैसला है ये उनके लिए उनको उखाड़ फेंकने का फैसला था, और इसीलिए सब लोग मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, ईवीएम बदनाम हो गई है। अभी आप इतनी देर से अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, हाँ, आ गया उनका पोस्ट कर दिया है। हर फरेबी फतेह की एक मियाद होती है, ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है। तो अखिलेश यादव ने तो बता दिया है कि फरेब हुआ है और ईवीएम गड़बड़ी है, और भाई फतेह इसी तरह से हुई है। अब इन चीजों अब ऐसे आरोपों पर मुझे लगता है हंसना 440 वोल्ट का करंट तो अखिलेश को लगा सीमा। जोर का झटका। बंगाल ऐसे आरोपों पर मुझे लगता है 440 वोल्ट का करंट तो अखिलेश को लगा। बिल्कुल, और ये झटका महसूस कर, मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे आरोपों 10 महीने के बाद ऐसे आरोपों पर अब हंसना चाहिए पब्लिक को कि हर बार जीत। अब उनसे पूछिए, केरल में जो है वो ईवीएम कामयाब हो गई, लोकतंत्र की जीत हो गई केरल में, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर ईवीएम बदनाम हो गई। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है और केरल में जो है वो कहेंगे डेमोक्रेसी की जीत हुई। तो ये कहां से इतने डबल स्टैंडर्ड लेकर आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन राजेश राज हमारे संवाददाता बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए हैं। राजेश राज, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आज जो माहौल है वो गजब का उत्साह आज देखने को मिला, और मैं देख रहा था, आप पुष्टि कीजिए क्योंकि हम टेलीविजन से देख रहे थे, आप तो वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक दिखे, उनकी आंखों में मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि डबडबा जाएंगी आंखें, उनकी आंखें जो है कुछ भरी हुई थी, बहुत भावुक दिख रहे थे आज वो। राजेश की आवाज दीजिए, राजेश की आवाज दीजिए, राजेश की साउंड नहीं, राजेश का साउंड दीजिए। नहीं राजेश, आपका साउंड, हम आवाज अभी भी नहीं मिल रही है। अच्छा, राजेश की साउंड है, एक मिनट। हाँ, अशोक, जी राजेश फिर से बोलिए, आपकी आवाज अब आ रही है, फिर से बोलिए। हाँ अशोक, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का ये सपना था कि बंगाल में कमल खिले, और बंगाल से ठीक पहले बिहार में जब कमल खिल जाता है तो ये खुशी और भी दुगुनी हो जाती है, और वो भी बिहार के बेटे नितिन नवीन के अध्यक्षीय काल की शुरुआत जिस बम्पर तरीके से हुई है, प्रधानमंत्री ने उनकी ताजपोशी करते हुए निश्चित तौर पर भावुकता दिखाई, और जब माला उनको पहनाया जा रहा था तो वो माला नितिन नवीन को उन्होंने पहनाया और सारा क्रेडिट नितिन नवीन को देने की कोशिश की। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ भावुकता ही नहीं, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जीत का जो श्रेय है वो पूरी पार्टी प्रधानमंत्री को देती है, और प्रधानमंत्री अपने नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि नितिन नवीन सगुनिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर उभरे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल और असम में भी कमल खिला है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया और कहा कि अंग, बंग और कलिंग के बाद अध्यक्ष बने हैं, लेकिन हाँ ठीक है राजेश, आते हैं आपके पास दोबारा से, एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी जो सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई है नितिन नवीन के अध्यक्षीय काल की पहली सफलता थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में मुख्यमंत्री का ताज मिला है। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी कामयाबी है। अंग, बंग और कलिंग, इन तीनों चीज का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। अंग प्रदेश जो है भागलपुर मुंगेर का इलाका, बंग बंगाल और कलिंग उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह जिक्र किया कि कैसे कमल खिल चुका है, और इन तीनों राज्यों की जनता ने बीजेपी को अपना सिरमौर माना है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा इस पर बात करेंगे। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी एक्सपर्ट, मतलब ये अब इंडिया अलायंस के जो सहयोगी हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक लगाए, मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक लगाए। अब ये चुनाव हुआ या तमाशा? ये एक तमाशा तो ये चल रहा है। नहीं, एक फिल्म आई थी रीमा, एक फिल्म आई थी, उसका नाम था रुदाली। और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वहां पर जिस पृष्ठभूमि में बनी थी राजस्थान में, वहां पर एक रुदाली महिलाओं का एक प्रोफेशनल रोने वाले, कि जो प्रोफेशनल रोने वाले होते हैं वो कहीं पर भी मौत होती है तो जहां पर कोई नहीं होता या कम लोग होते हैं तो उनको तो हायर किया जाता है। नहीं, तो ये भी ये हायर कैसे कहते मैं नहीं जानता, लेकिन बेसिकली रुदाली गैंग है
जो जहां कहीं भी हार होती है गठबंधन की, गठबंधन साथियों की, तो ये रुदाली गैंग उठता है, आता है, छाती पीट कर रोने लगता है। तो मुझे पूरा रुदाली फिल्म की याद आ रही है, रुदाली गैंग है। तो मुझे लगता है आज इस नहीं रीमा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है, इस रुदाली गैंग को आज हमें बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आज बंगाल की जनता ने उसके, बंगाल में डेमोक्रेसी की जीत है, बंगाल में बहुत बड़ी जीत है, बिना हिंसा के, बिना खून खराबे के, बिना बम फटे वहां पर एक पार्टी जीती है। तो इसलिए मुझे लगता है इन रुदाली गैंग को हमको परे रख करके आज दूसरी बात करनी चाहिए, इन रुदाली गैंग को बहुत तवज्जो ना दे तो अच्छा है। समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, लगता है समीर जी आपकी आवाज। हाँ, मैं ये कहा था अशोक जी, क्या राहुल गांधी ने कुछ ट्वीट किया है क्या इस मामले में? अभी तक कुछ नहीं राहुल गांधी ने वो तो विदेश में है ना, वहां पता नहीं दिन होगा रात होगा। अच्छा, जब वहां पर दिन होगा तब वो ट्वीट करेंगे। रीमा, राहुल गांधी को ये पता है कि आज काउंटिंग हो रही है? शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि आज काउंटिंग हो रही है विदेश में। उनको बताया जाए कि काउंटिंग हो रही है, इतना भी नहीं है समीर जी, मतलब विपक्ष के नेता हैं वो। आप क्या बात कर दिया आपने, ऐसा भी नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौट रहे हैं। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त सी साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो देखिए, राहुल गांधी की अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी। अभी हमने चेक किया एक्स पोस्ट, उन्होंने 2 पोस्ट किए हैं अभी 1 घंटे पहले। एक उन्होंने केरलम में अपने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है UDF के लिए, और दूसरा उनका जो एक्स पोस्ट आया है वो उन्होंने लिखा है कि मैंने थिरुविजय से बात की है और TVK की स्पेक्टेकुलर उनका जो रिजल्ट आया है उसके लिए उनको बधाई दी है, और पुडुचेरी, तमिलनाडु और तमाम जगहों पर। लेकिन सबकी बात की है, हाँ देखो, उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं कांग्रेस पार्टी विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट एंड सर्व द पीपल ऑफ तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। लेकिन कहीं पर भी पश्चिम बंगाल का कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। लेकिन मैं समीर जी जरा मेरे दिल में एक बात आ रही थी, एक छोटा सा सवाल आ रहा था। एक छोटी सी बात कह दूं, फिर आप अपना सवाल पूछिए। ये जो राहुल गांधी का मैसेज है, ये दरअसल तमिलनाडु में पिछले दरवाजे से सत्ता में फिर से घुसने की उनकी कोशिश है। वो चाहते हैं किसी तरह से। अब आप देखिए कि ये मैसेज तो उन्होंने, और केरलम का उन्होंने, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए पिछली बार 2021 में जब नतीजे आ गए थे बंगाल के और कांग्रेस 0 सीट पे थी, अंडा था, तब उन्होंने ममता बनर्जी को ट्वीट करके बधाई दी थी
कि मैं आपको बधाई देता हूं, मैं बड़ा खुश हूं कि आज आपने बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी के हराने पर, और तब रागिनी नाइक या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने ट्वीट करा था कि हम कब तक किसी और की जीत पर जो है इस तरह से बधाइयां देते रहेंगे। मुझे आज तक ये याद है, आज मुझे लगता है उसका हिसाब होना चाहिए। मैं जरा सौरभ के पास एक बार चलना चाहते हैं। सौरभ, ये सवाल आप ही से है। ममता बनर्जी को आज कहीं पर भी सुबह से ना तो अभिषेक बनर्जी दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ में ना तो अब महुआ मोइत्रा दिखाई दी आज किसी तस्वीर में, ना ही अभी उनके साथ में दिखाई दिया कोई कांग्रेस उनका टीएमसी का कार्यकर्ता या मतलब बड़ा नेता। ये सारे नेताओं ने ममता बनर्जी को क्या अकेला छोड़ दिया है हारते के साथ ही? देखिए, सिर्फ ममता बनर्जी भवानीपुर में नहीं हार रही है, उनकी जो पूरी कैबिनेट है, कैबिनेट के जितने भी फेसेस, बड़े बड़े फेसेस थे, चेहरे थे, एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। इसी कोलकाता में 2021 में 11 में से 11 सीट तृणमूल को मिला था। उसी कोलकाता से शशि पांजा श्यामपुकुर में खड़ी हुई थी, वो हारी है। काशीपुर बेलगाछिया, उसमें अतीन घोष जो यहाँ पे कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर है, वो हारे हैं। अरूप विश्वास टालीगंज, किसी ने सोचा भी नहीं था, वो मेसी कांड में जिनका नाम सामने आया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है राज्य के, वो पीछे है। रथिन घोष मध्यमग्राम सीट से वो पीछे है। सब्यसाची दत्त वो पीछे है। सुजीत बोस फायर मिनिस्टर है, वो पीछे है। बीरबाहा हांसदा झारग्राम बीनपुर से वो पीछे है। मलय घटक आसनसोल से वो पीछे है। ब्रात्य बसु जो शिक्षा मंत्री हैं यहाँ के, वो पीछे है। काफी सारे ऐसे सीटें हैं, कुल मिलाकर 13-14 सीटें हैं, और भी देखना पड़ेगा कि रात तक कितने बढ़ते हैं। एक के बाद एक मंत्री, मतलब गिनती में आते हैं कितने मंत्री जीते हैं। पूरे एक क्रिकेट टीम से ज्यादा या फिर फुटबॉल टीम से ज्यादा लोग। सौरभ, लेकिन आप मुझे जानकारी दे सकते हैं कि पानीहाटी के बारे में क्या डिक्लेयर हुआ है और वहां हार जीत का अंतर कितना है? वहां पे आरजीकर जीती है अशोक जी। वहां पे अब लास्ट जो अपडेट था हमारे पास, उससे जो देखने को मिल रहा है, वहां पे रत्ना देवनाथ जो आरजीकर के निर्यातिता के माँ है, वो वहां पे कैंडिडेट थी, और वो उसकी लास्ट जो अपडेट यहाँ से आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, पानीहाटी का रिजल्ट जी अभी यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का भी लास्ट रिजल्ट आ रहा है, मैं अभी आपको बोल देता हूँ। ओके। तो पानीहाटी में 29,000 वोटों से 29,000, पानीहाटी में 29,300 वोटों से रत्ना देवनाथ आगे हैं। 29,300 वोटों से टोटल वोट यहाँ पे 84,075 वोट पड़ा है, उनमें से 29,302 वोटों से पानीहाटी में रत्ना देवनाथ आगे है। और अभी जो अनाउंसमेंट हो रहा है, अभी हमें रुकना होगा क्योंकि सौरभ के साथ अभी ब्रेक नहीं ले सकते हैं, हमें ब्रेक लेना था वैसे, लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा हो जाती है भवानीपुर से, आप सौरभ प्लीज कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये बड़ी घोषणा होगी और ये आज के दिन की मेरे ख्याल से जीत के बाद की सबसे बड़ी घोषणा लगता है। आ गया क्या शुभेंदु अधिकारी जय हो गया। 7,000 वोट से जीत गया, 7,000 लगभग 7,000 वोट से। मेरे कान पर तो ईपी था, इनका जो कहना है, जो माइक में जो अनाउंस हुआ है, उसमें 7,000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी जीत गई है, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। आप एक बार कंफर्म कीजिए, क्योंकि पहले 563 वोटों की बात चल रही थी। जी देख रहा हूँ, वही मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी घटना होगी, ये बहुत बड़ी खबर होगी अगर अभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता, और वैसे तो जो काउंटिंग जो बूथ होते हैं वहां पर माहौल देखकर समझ आ जाता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस तरह से ममता बनर्जी मैदान छोड़कर भागी हैं, आरोप लगाकर भागी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां डटे हैं, उससे लग रहा है कि परिणाम जो है बीजेपी के वहां बम पटाखे। सौरभ जानकारी आई? जी बोलिए। 17 राउंड के बाद 6,000 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं, ऐसा माइक पे अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन इसी के साइट में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अभी भी 3 राउंड बाकी है, बढ़ गया है वोटों का, अंतर बढ़ गया है, 6,000 हो गया है। पहले 500 कुछ 83 वोट चल रहे थे और अब 5,000 6,000 वोट हो गए आगे।
लगता है यही कारण है कि ममता बनर्जी जी हाँ बिल्कुल काउंटिंग सेंटर छोड़कर चली बिल्कुल। गई। देखिए उनको मालूम हो गया था क्या होने वाला है। एक नेता के लिए बड़ा जरूरी होता है, उसको हार जीत सब स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से टीएमसी का रवैया है, जिस तरह से टीएमसी जो है वो एक एरोगेंस टीएमसी में कूट कर भरा हुआ है, इसलिए उनको अपनी हार जो है वो स्वीकार नहीं हुई और इसलिए वो आरोप लगाते गई। ये देखिए लड्डू बट रहे हैं वहां पर, और ये लड्डू देखिए बटने शुरू हो गए भवानीपुर में। अभी लगता है घोषणा होनी हालांकि बारी है, लेकिन बाकी है मुझे लेकिन आभास अब हो गया है, कार्यकर्ताओं ने मन भी पढ़ लिया और वहाँ जिस तरह की चीजें चल रही हैं उससे अब आभास लग गया है। हाँ देखिए अब ममता का भागना, वहाँ लड्डू आ जाना, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जय श्री राम का नारा लगाना, मुझे लगता है ये तमाम चीजें हैं जो इशारा कर रही हैं कि भवानीपुर का अनाउंसमेंट क्या होने वाला है। अभी अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनाउंसमेंट मुझे लगता है वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, और वो ये कि ममता बनर्जी को लगातार दूसरी बार हरा रहे हैं शुभेंदु जो है वो दूसरी बार लगातार हरा, बहुत बड़ी खबर। एक बार नंदीग्राम से और इस बार उनके गढ़ भवानीपुर से, और ये टीएमसी का ऐसा गढ़ 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी पिछली बार, और बहुत बड़ी खबर होगी है अपने आप में। और बीजेपी के लिए तो खैर ये बहुत बड़ी खबर होगी, लेकिन ममता बनर्जी का भविष्य भी काफी हद तक अब ये भवानीपुर की सीट तय करेगी कि अब वो विपक्ष में भी अपनी हैसियत पूरी तरह से क्या गिरा बैठेंगी, या मतलब उनको कोई चेहरा माना जाएगा। समीर जी शायद यही कहना चाह रहे हैं। समीर जी, अगर भवानीपुर से हार जाएंगी तो नेता विपक्ष के लिए भी उन्हें कोई सुरक्षित सीट तलाश करके आना पड़ेगा, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगी वो। समीर, निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है ममता बनर्जी के लिए। और देखिए 2021 में ममता बनर्जी चुनाव हारी थी, लेकिन टीएमसी पार्टी चुनाव जीत गई थी। इस बार तो ममता बनर्जी भी हारी और टीएमसी में चुनाव हार रही है। बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। और ममता बनर्जी अगर भवानीपुर में हार रही है तो क्या ममता बनर्जी किसी और को विपक्ष नेता बनाएगी? क्या ममता बनर्जी किसी इस्तीफा लेकर चुनाव लड़ेगी? और फिर क्या जिस गारंटी है कि ममता बनर्जी वापस जीतेगी? फिर वहां से भी आ सकती है। बहुत बड़ी ममता बनर्जी की संकट खड़ा हो गया है। और मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी अगर हार रही है तो ममता बनर्जी को विपक्ष के नेता के पद के लिए किसी और सीट से लड़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी पार्टी के सीनियर लीडर को विपक्ष का नेता बनाना चाहिए। लेकिन सीनियर लीडर भी सब हार ही रहे ना समीर जी, यही बात तो अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार कैबिनेट के 15-16 चेहरे जो हैं उनके सारे करीबी वो सब हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास 90 एमएलए, आप उसमें से किसी भी एमएलए को आप विपक्ष का नेता बना दीजिए, लेकिन मुझे लगता है ममता बनर्जी को कोशिश नहीं करना चाहिए। और ये बताना है कि ममता बनर्जी सरकार के प्रति, ममता बनर्जी के खिलाफ कितनी नाराजगी थी। ममता बनर्जी भवानीपुर में ममता बनर्जी का घर है, वहां रहती है। अगर अपने घर में ममता बनर्जी हार रही है तो ये समझ में आता है कि पूरे बंगाल में टीएमसी को। अच्छा, सौरभ के पास कुछ खबर आ गई है। सौरभ 17 राउंड का गन्ना के बाद शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से 6,235 वोटों से आगे है। 6,235 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे है। शुभेंदु अधिकारी को 60,500 वोट मिले हैं और ममता बनर्जी को 54,265, यानी 17 राउंड जो 550 का जो लीड था वो काफी बढ़ चुका है। और ये आया फिगर 6,265। कितने राउंड बाकी है? राउंड अभी बाकी है सौरभ, ये जानकारी दे सकते हैं? 3 राउंड और 3 राउंड 20 राउंड का है। 3 राउंड बाकी हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं। लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी ने ट्वीट करा है, बंगाल हैज रिक्लेम्ड इट्स प्राइड। बंगाल ने अपना जो गौरव है वो फिर से रिक्लेम कर लिया, हासिल कर लिया है। ठीक है, ये इस वक्त की जो है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जी। तो चलिए, तो भवानीपुर पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और लगता है कि जब ब्रेक के बाद अब सुधीर के साथ आप डीकोड देखेंगे तब तक ये खबर भी आ जाएगी। 3 राउंड हालांकि अभी बाकी हैं, लेकिन इस वक्त 17वें राउंड के बाद 6,235 वोटों से फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। जी हाँ, मैं इससे पहले कि हम चले, मैं एक जानकारी छोटी सी और दे दूं। आज 2 टूक में मैं आपको एक ऐसी महिला पत्रकार से रात 10 बजे मिलवाऊंगा जिनको बंगाल में सिर्फ इसलिए पश्चिम बंगाल कोलकाता में अपने परिवार सहित जो है भागना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करना ममता बनर्जी को पसंद नहीं था। रात 10 बजे मैं आपको ऐसी महिला पत्रकार से मिलवाऊंगा, उनका दर्द सुनाऊंगा और कैसे आज वो इस बंगाल में परिवर्तन का जश्न मना रही है। रात 10 बजे 2 टूक में। फिलहाल इजाजत, तब तक के लिए इजाजत।